नमस्कार, एमपीसी बेसिक इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटीएट में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, उसमें जो आश्रय पर आधारित जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आश्रय यानी मनुष्य कहाँ पर रहता है, पशु जंतु कहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह याद रखना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं आश्रय के प्रकार। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आश्रय के प्रकार। आश्रय के प्रकार में क्या है? स्थलीय आश्रय। स्थलीय आश्रय में क्या आता है? देखिए, स्थलीय आश्रय में आता है ऐसे कि अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले जीव जंतु निवास करते हैं। उदाहरण स्वरूप घास स्थल, पर्वतीय स्थल, मरुस्थल और तटीय स्थल और वनीय। विविध प्रकार के जंतु या प्राणी ये कहाँ पे निवास करते हैं? कुछ घास स्थल में, कुछ पर्वतीय स्थल में, कुछ मरुस्थलीय स्थल में, तो कुछ तटीय और वनीय स्थल में ये रहते हैं। जैसे कि आपको पता है घासीय स्थल। घासीय स्थल में क्या होता है, या फर्स्ट देखेंगे स्थलीय आवास। स्थलीय आवास में आता है, इसके अंतर्गत पाए जाने जो जीव जंतु है वो निवास कहाँ पे करते हैं? स्थल पर। उदाहरण स्वरूप घास स्थल, पर्वतीय स्थल, मरुस्थल, तटीय तथा वनीय स्थल, ये स्थायी स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण आपको पता होने चाहिए। इसके बाद है घासीय स्थल, इसको विस्तार से जानेंगे। घासीय स्थल में क्या आता है? घास स्थलों में जो वृक्ष घने और बड़े होते हैं। वृक्ष कैसे होते हैं? घने। वृक्ष कैसे होते हैं? घने और बड़े होते हैं घासीय स्थल में। और क्या, ये इन क्षेत्रों में क्या होता है? मौसम एक निश्चित समयावधि के लिए आते जाते रहती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ गर्म हवाएं तथा शीत ऋतु में यहाँ ठंडी शुष्क हवाएं प्रवाहित होती है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? गर्म हवा। ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा। और कौन से ऋतु में? शीत ऋतु में क्या होता है? ठंडी हवा। ठंडी हवा प्रवाहित होती है। वैसे ही ये क्षेत्र जो है, इन क्षेत्रों में क्या पाए जाने वाले जंतु विशिष्ट लक्षण से पाए जाते हैं। जैसे कि घास के मैदान में पाए जाने वाले जो जंतु है या तेज गति से दौड़ते हैं। क्या इस यहाँ पे रहने वाले जो जंतु है, कहाँ पे? घासीय स्थल पर रहने वाले जंतु तेज गति से दौड़ते, याद रखना है, तेज गति से दौड़ते हैं। फिर तथा इनका रंग कैसा होता है? भूरा। यहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, इनका रंग कैसा होता है? भूरा। आपको याद क्या रखना है? घासीय स्थल में जो जीव जंतु रहते हैं वो कैसे होते हैं? कलर से भूरे होते हैं और तेज गति से दौड़ते हैं। और यहाँ पे जो हवा बहती है, कहाँ पे? यहाँ घासीय स्थल पे ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा बहती है और शीत ऋतु में ठंडी हवा। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। इसके बाद है पर्वतीय स्थल। पर्वतीय स्थल को हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, पर्वतीय स्थल, पर्वतीय आवास में वृक्ष कैसे होते हैं? शंक्वाकार। कैसे होते हैं? शंक्वा आकार। याद रखिए, शंक्वा आकार। और क्या है विशेषता पर्वतीय स्थल में? जिनके शाखाएं तिरछी होती है। उनकी शाखाएं कैसी होती है? तिरछी। और इन क्यों होती है तिरछी? तो यहाँ पे हिमपात होता है। क्या होता है? हिमपात, यानी हिमवृष्टि। यहाँ पे बर्फ पड़ती है, इसलिए उनका जो शाखाएं होती है वृक्ष की, शंक्वाकार वृक्ष की शाखाएं कैसी होती है? तिरछी होती है। और तथा हवा कैसे चलती है वहाँ पे? तेज। हवा कैसे चलती है? तेज। और पर्वतीय व ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो जंतुओं की चमड़ी होती है वह कैसी होती है? चमड़ी कैसी होती है? मोटी चमड़ी के जो जीव जंतु पर्वतीय स्थल में पाए जाते हैं। वैसे ही इन जंतुओं को खुर मजबूत और बड़े होते हैं। उनके खुर कैसे होते हैं? मजबूत और बड़े
होते, जिससे ये आसानी से क्या करते हैं, ढालों पर दौड़ पाते हैं। ढालों पर दौड़ने के लिए इनकी किसकी सहायता लेते हैं, ये जंतु के खुर की सहायता लेते हैं। अच्छी तरह याद रखें, पर्वतीय स्थल पर जो वृक्ष पाए जाते हुए कैसे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। यहाँ पे हिमवृष्टि होती है, इसलिए उनकी शाखा कैसे होती है, तिरछी होती है। ये यहाँ पे जो जीव जंतु की चमड़ी होती है वो कैसी है, मोटी है। ये बातें आप पर्वतीय स्थल के बारे में याद रखिए। इसके बाद है जलीय आवास। जलीय आवास के बारे में क्या याद रखना है, देखिए जलीय आवास में तालाब, झील, समुद्र इत्यादि सम्मिलित होते हैं। क्या क्या, तालाब, झील और समुद्र। तालाब, झील, समुद्र, इनका समावेश कहाँ पे होता है, जलीय आवास में होता है। जो सांस लेने के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु है, ऑक्सीजन के लिए ये किसका उपयोग करते हैं, जो जल में जो ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग वो अपने सांस लेने के लिए करते हैं। वैसे ही समुद्र जल में रहने वाले जो जीव के कुछ विशेष संरचना होती है, जैसे इन जीवों की शारीरिक संरचना धारा रेखीय होती है। कैसे होती है, धारा रेखीय संरचना समुद्र में रहने वाले जीव की होती है। वैसे ही ताकि ये जल के अंदर तेजी से गति कर सके, इसलिए उनकी संरचना कैसे होती है, धाराएं रेखीय। जलीय आवास में आप इतना याद रखिए। इसके बाद है समुद्र। समुद्र में आपको अभी बैठला आप भी देखा कि अपने समुद्र में रहने वाले कौन से होते हैं वे देखा। इसके बाद है तालाब और झील, ये भी हो गया। जलीय और तालाब और झील ये एक ही आता है। और देखिए इसके बारे में देखिए, तालाब और झील में जो पाए जाने वाले पौधे की जड़ें होती है वो जलाशय के नीचे मिट्टी में स्थिर रहती है। यहाँ पे कुछ पौधे भी आते हैं, कहाँ पे, तालाब और झील में, और उनकी जड़ें जो होती है वो नीचे मिट्टी में स्थिर रहती है। वैसे ही इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। उनके तना कैसा होता है, तना लंबा होता है और किसका, पेड़ का, और खोखला भी होता है, फिर हल्का भी होता है, जिससे कि ये पौधे क्या करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। जलीय पौधों की पत्तियां संकरी व लंबी होती है। कैसे होती है, पत्तियां संकरी और लंबी होती है। वैसे ही स्पंजी भी होती है। कैसे, स्पंजी भी। इन जलीय जीवों का शरीर ऐसा होता है कि वे आसानी से तैर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो आसानी से तैर सकते हैं। इनके सांस लेने के लिए गिलफड़ यानी गलफड़ा भी होती है। मछलियाँ गलफड़े के सहारे श्वसन क्रिया करती है। मछलियाँ किसके सहारे श्वसन क्रिया करती है, गलफड़े। याद रखिए, गलफड़े। इस तरह आपने देखा। फिर है जीव जंतु एवं उनके आश्रय स्थल। ये हो गया तालाब और झील में रहने वाले, समुद्र में, जलीय आवास में, पर्वतीय स्थल और घासीय स्थल। आप अच्छी तरह याद रखिए कौन से पॉइंट मैंने बताए वो। अब देखिए जीव जंतु एवं उनके आश्रय स्थल, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं और उनके आश्रय स्थल कौन कौन से, ये देखिए। पहला है जंगल में रहने वाले जीव। जैसे जंगल में रहने वाले जीव कौन कौन से है, गाय। कौन सा है, गाय। फिर भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा। फिर घोड़ा, शेर, हाथी, हिरण, गेंडा, बाघ, मोर, चिंपांजी। ये सब कहाँ पे रहते हैं, जंगल में या स्थल पर ये रहते हैं। फिर पानी में रहने वाले कौन से हैं, पानी में रहने वाले मछली है, सांप है, मेंढक है, मगरमच्छ है, कछुआ, ये सब पानी में रहते।
फिर पेड़ पर रहने वाले कौन से जीव है, जैसे बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी, ये कहाँ पे रहते हैं, ये पेड़ पर रहते हैं। फिर जमीन के अंदर रहने वाले जीव है, जमीन के अंदर रहने वाले जीव कौन कौन से है, चूहा है, सांप है, चींटी, खरगोश, केचुआ और है बिच्छू। ऐसे तरह हमने देखा कि जीव जंतु और उनके आश्रय स्थल, यहाँ पे ये देखा। फिर देखिए पक्षियों के घोंसले, क्या देखना है आपको, पक्षियों के घोंसले। जैसे कबूतर, आपको पता होना चाहिए कि पक्षी अपने घोंसले खुद बनाते हैं। ऐसे में क्या सभी पक्षियों के घोंसले भिन्न भिन्न होते हैं, सबके समान होते हैं क्या, नहीं, सब पक्षी के घोंसले भिन्न भिन्न होते हैं। पक्षियों द्वारा जो घोंसला इसलिए बनाया जाता है कि वह अंडे दे सके, तथा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं। अंडे के लिए वो अपने घोंसले बनाते हैं। फिर पक्षियों के घोंसलों से संबंधित कुछ तथ्य है, वो आपको बताती हूँ। देखिए कबूतर के बारे में क्या है, कबूतर और गोरिया, कौन, गोरिया, गोरिया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाकर रहती है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाते हैं। कौवा कहाँ पे बनाते हैं अपना घोंसला, कौवा ऊंची डाली, याद रखिए ऊंची डाली। फिर दर्जन चिड़िया, ये दर्जन चिड़िया है, इसके बारे में आप याद रखिए। ये दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बना देती है, इसका नाम ही है दर्जन चिड़िया। ये क्या करती है, दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बना देती है। कोयल कैसे बनाती है, कोयल देखिए, कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में रखती है, कौन, कोयल। और कलचिड़ी पक्षी अपना घोंसला जमीन पर विभिन्न पत्थरों के बीच बनाता है। कलचिड़ी पक्षी जो है वो जमीन पर दो पत्थर के अंदर अपना घोंसला बनाता है। फिर कठफोड़वा और वसंत गोड़ी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती है। कठफोड़वा, कौन, कठफोड़वा और वसंत, ये दोनों क्या करते हैं, पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं, याद रखिए। फिर है जुलाई चिड़िया, क्या है, जुलाई चिड़िया, इसके बारे में याद रखिए। उसे वीवर बर्ड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वीवर बर्ड भी कहा जाता है। वो क्या करती है, अपना घोंसला लालटेन के आकार में बनाती है, लालटेन के आकार में, लालटेन के आकार में घोंसला बनाती है, जो टहनियों से लटका हुआ था। वैसे ही घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा होता है। जुलाई चिड़िया में घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी करता है, कौन करता है, नर पक्षी करता है। इसके बाद है उल्लू के बारे में जानिए। उल्लू क्या करते, देखिए, उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाते, खोखला भाग में घोंसला बनाते, जबकि फख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाते। फख्ता एक पक्षी है जो झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है। वैसे ही चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। चील एक पक्षी है, वो पेड़ के सबसे ऊंचे जगह पर घोंसला बनाता है, जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है, 4-5 फीट चौड़ा होता है। और चील अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करता है, याद रखिए, चील को बहुत बड़ा बनाता है और कई सालों तक उसका यूज करता है, कौन, चील। इसके बाद देखिए गिद्ध के बारे में देखिए जानकारी। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान स्थानों में, पेड़ों पर, सुनसान
याद रखना है आपको, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुनसान स्थानों पर बनाता है और चट्टानों की दरारों में तथा चील के छोटे हुए घोंसले में बनाता है। फिर मोर ने अपना घोंसला झाड़ियों और पेड़ों के नीचे डालियों पर बनाता है। मोर ने कहाँ पे बनाती है अपना घोंसला? झाड़ियों में। कहाँ पे? झाड़ियों में। फिर देखिए, मादा शुतुरमुर्ग अपना घोंसला जमीन में थोड़ा सा खोदकर, शुतुरमुर्ग खोदकर अपना घोंसला बनाती है तथा अंडे देती है। अंडे पर देते मादा शुतुरमुर्ग जमीन में खोदकर वो अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद देखिए, मनुष्य का आवास। मनुष्य कहाँ पे रहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्थायी आवास। स्थायी आवास में क्या आता है? उसे आप परमानेंट शेल्टर ऐसे भी बोल सकते हैं। स्थायी आवास का वह रूप होता है जिसमें मनुष्य निरंतर एवं स्थायी रूप में निवास करते हैं। जीव जंतु के भी स्थायी निवास होते हैं। जैसे जंगली जीव जंतु के लिए जंगल में स्थायी निवास स्थान है। घर मनुष्य का स्थायी आवास स्थल है। हम जहाँ पे रहते हैं परमानेंट, वहाँ पे आपका स्थायी आवास। और अस्थायी आवास में क्या आता है? उसको टेम्पररी शेल्टर भी बोलते हैं। जैसे अस्थायी आवास से तात्पर्य ऐसे आवास से है जिसमें मनुष्य व जीव जंतु कुछ समय के लिए निवास करते, थोड़ी देर कर रहने वाले अस्थायी में आते। अस्थायी और कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़कर चले जाते। तंबू और टेंट आदि मनुष्य के अस्थायी आवास के उदाहरण हैं। अस्थायी आवास के उदाहरण पूछे तो आपको आना चाहिए तंबू और टेंट। ये क्या है? मनुष्य के अस्थायी आवास है। इसके बाद है आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। आवास निर्माण करने के लिए कौन कौन से कारक है जो आपको आवास निर्माण के लिए प्रभावित करती है? ये देखिए, पहला है स्थान की भौगोलिक स्थिति। आपको पता है आप आवास कैसे बनाते हैं? उसका स्थान देखकर बनाते हैं। जैसे आवास स्थान समतल जगह पर है या पहाड़ी स्थान पर है या शहर में है या गांव में है, इससे आवास निर्माण प्रभावित होता है। आप सब विचार करके ही आवास बनाते हैं। वैसे ही आपका कारक है दूसरा, विशेष स्थान की जलवायु। जैसे उस विशेष स्थान पर वर्षा अधिक होती है या कम, गर्मी अधिक पड़ती है या कम, तथा किसी स्थान पर शीतकालीन अवधि कितनी होती है, इससे भी आवास निर्माण प्रभावित होता है। और इसके बाद है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। जैसे व्यक्ति की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति उसके आवास को प्रभावित करती है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो आप अच्छा घर बनाते हैं, कम है तो आप एक झोपड़ी या टेंट इसमें रह जाते हैं। इसके बाद है विशेष स्थान पर उपलब्ध निर्माण सामग्री। जिस विशेष स्थान पर जो प्रकार की सामग्री उपलब्ध है उसका यूज करके आप आपका आवास बना सकते हैं। आवास निर्माण की उसकी अधिकता आवश्यक दिखती है। जैसे कि वहाँ पे पेड़ ज़्यादा है तो पेड़ का यूज आप आवास निर्माण करने के लिए करते हैं, या ईंट ज़्यादा है तो ईंट का यूज करते हैं। और कहाँ पे पेड़ नहीं, ईंट नहीं तो पत्थर है तो पत्थर का यूज आप आवास निर्माण करने के लिए करते हैं। ये सब कारक है किसके आवास निर्माण प्रभावित करने के वाले कारक है। इसके बाद है विभिन्न प्रकार के घर। आवास देखिए, अब विभिन्न प्रकार के मनुष्य के घर देखिए। जैसे मिट्टी के घर, इसमें क्या है? मिट्टी के घर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके कहाँ पे पाए जाते हैं या दिखते हैं? गाँवों में देखने को मिलते हैं। ये वैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। जहाँ पे गर्मी अधिक है वहाँ पे मिट्टी के घर होते हैं। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे मिट्टी के घर दिखाई देते हैं। इनके कुछ विशेष लक्षण हैं। मिट्टी के घर के कुछ
लक्षण है। जैसे गर्मी अंदर न जा सके इसलिए इन घरों की दीवारें मोटी होती है। दीवारें मोटी, याद रखिए, मिट्टी के घर की दीवारें मोटी। फिर इन घरों को समय समय पर लिपा जाता है, लिपा जाता है। फिर क्या विशेषता है? इनकी विशेषता है घरों में कीड़े न आए इसके लिए उनको गोबर से भी लिपा जाता है। घर में कीड़े न आए इसलिए उन्हें गोबर से लिपा जाता है मिट्टी के घर को। ये सब मिट्टी के घर की विशेषता है। इसके बाद है लकड़ी के घर। लकड़ी के घर में क्या विशेषता है? इस प्रकार के घरों का निर्माण प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए? पहाड़ी क्षेत्र में लकड़ी के घर, जहाँ अधिक बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में दिखाई देते हैं। इनके कुछ विशेष लक्षण है, जैसे कि इस प्रकार के घरों में छतें ढलवा होती है। छतें कैसे होती है? ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी व बर्फ आसानी से नीचे गिर जाए। जबकि कुछ स्थानों पर क्या होता है, इन घरों की छतें समतल भी होती है। और इनकी क्या विशेषता है? पत्थर के घरों की पुताई चूने से की जाती है। कहाँ किससे की जाती है? चूने से किए जाते हैं ताकि इनका बचाव कीड़ों से किया जा सके। वैसे इनकी क्या विशेषता है? ऐसे घर एक मंजिल, दो मंजिल दोनों होते हैं। लद्दाख में लोग अपने क्या करते हैं, घरों के निचले हिस्से में पालतू जानवर और सामानों आदि को रखते हैं। ये लोग अपने क्या करते हैं, घरों की छत का उपयोग फसल आदि को सुखाने के लिए भी ये लोग करते हैं। इसके बाद है बांस के घर। बांस के घर यानी उनको आप लकड़ी का घर भी बोल सकते हैं। लकड़ी के घर, जैसे ये घर कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं? ये घर ऊन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। कहाँ पे ऊन है वहाँ पे वो घर बनाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। भारत के असम क्षेत्र में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र में? असम के क्षेत्र में ये घर पाए जाते हैं। ये घर जमीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। इनके खंभे जो होते हैं वो मजबूत होते हैं ताकि बाढ़ आने पर भी इन घरों को कोई नुकसान न होने के लिए ये मजबूत होते हैं। इनके खंभे कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। इसके बाद है बर्फ के घर। बर्फ के घर में क्या होता है? बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर इस प्रकार के घर बनाया जाता है। उसे आप क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू के घर बनाए जाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। आपको पता है ये घर गुंबद के आकार के होते हैं। कैसे आकार के? गुंबद के आकार के। आपने देखा होगा ऐसे गुंबद के आकार के होने। इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है जिसके बर्फीले हवा इससे प्रवेश ना कर सके, इसलिए उसका प्रवेश द्वार छोटा होता है। ये एस्क्यूमे कौन से शहरों में या ये एस्क्यूमे शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। कौन से शिकारियों का? एस्क्यूमो शिकारी यहाँ पे रहते हैं। वो अस्थायी निवास होता है, थोड़ी समय के लिए वो यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद है हाउस बोट यानी यह लकड़ी से निर्मित घर होता है। लकड़ी से निर्मित ये घर है। फिर जो सदा पानी के ऊपर तैरता रहता है। पानी के ऊपर ये क्या करता है? पर्यटकों के लिए खासकर बनाया जाता है क्योंकि इस प्रकार के घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? कश्मीर, केरल में इस प्रकार के घर। इसकी लंबाई 80 फुट होती है। 80 फुट
80 फुट इसकी लंबाई होती है। कश्मीर हाउस बोट की कुछ विशेषता होती है, जैसे कि इनके छतों पर है लकड़ी की नक्काशी की गई होती है, जिसको खत्मबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खत्मबंद। खत्म बंद। लकड़ी के नक्काशी को खत्मबंद कहा जाता है। वैसे ही देखिए डोंगे। डोंगे यानी यह कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? कश्मीर। इसमें भिन्न भिन्न कमरे होते हैं। कमरे भिन्न भिन्न होते हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। ये अस्थायी निवास का एक रूप है। अस्थायी होते, स्थायी नहीं है, अस्थायी होते हैं। इसके बाद है टेंट। टेंट रह गया है यहाँ पे। टेंट। टेंट ये भी एक विभिन्न प्रकार का घर है। टेंट में क्या होता है? देखिए, यह अस्थायी रूप का एक अस्थायी है। स्थायी है क्या? नहीं, अस्थायी रूप का घर है, और जिसका निर्माण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं के द्वारा किया जाता है। जैसे शहरों में गरीब वर्ग क्या करते हैं? प्लास्टिक का यूज करके टेंट बनाते हैं। वैसे ही कुछ लोग कपड़े का यूज करके टेंट बनाते हैं। लद्दाख की जो चांगपा जनजाति के लोग हैं, याक के बालों की पटिया से टेंट बनाती है, लद्दाख के चांगपा जनजाति। और पर्वतारोहित जो टेंट होते हैं वो 2 तह वाले होते हैं, जो प्लास्टिक की शीट से बनते होते हैं, और ताकि ठंड से बचाव हो सके। इस तरह टेंट के बारे में। फिर है ईंट के मकान। ईंट के मकान के बारे में देखिए, इस प्रकार के घर का आवास समतल मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे कि मंजिला से लेकर बहुमंजिली तक इस ईंट के मकान होते हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के घर बहुतायत में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत के मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ऊंची इमारतें प्राय बड़े बड़े शहरों में ये आपको देखने को मिलती है, ईंट के मकान। वैसे ही देखिए हवेली। हवेली के बारे में देखिए इंफॉर्मेशन। हवेली क्या होती है? ये प्राचीन और मध्यकालीन ऐतिहासिक काल में राजा, महाराजा, जमींदार, विशेष धनी वर्गों के लिए द्वारा ये आवास का निर्माण किया जाता था। परंतु वर्तमान में समय के कुछ विशेष सपनों वर्गों में द्वारा यह बस आवास बनाया जाता है। इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि इनका आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। फिर जो कई भागों में ये विभाजित होता है। इनके पत्थर और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? पत्थर और लकड़ियाँ का यूज ज़्यादा किया जाता है। इनकी छतों में, दीवारों पर, खंभों पर तथा दरवाजों पर खूबसूरत क्या किया जाता है? नक्शाइयाँ क्या की जाती है? नक्काशियाँ की जाती है। इस तरह आप याद रखिए, आश्रय के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इस पर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह ये वीडियो याद रखना है। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।